1996 में कुमार शानू ने समझो दावा ही कर दिया था, मेरा चांद मुझे आया है नजर। 2019 में भारत ने पूछा, क्या उस चांद पर पानी और मिनरल्स भी नजर आ सकते हैं? तो अब चंद्रयान 2 मिशन फाइनली चांद की सतह को छू लेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चांद का भी कोई मालिक हो सकता है क्या? क्या भारत चांद के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ कर यह दावा कर सकता है कि भाई ये हिस्सा तो अब हमारा है? क्योंकि अब तक तो जमीन के एक टुकड़े पर नेशनल फ्लैग लगाकर उस पर मालिकाना हक का दावा किया जाता रहा है। तो मिसाल के तौर पर अगर अम्रपाली वहां पे घर बना ले तो क्या वो उस जमीन पर हक जाहिर कर सकती है? पहले धरती पर तो बना लो, फिर चांद की सोचेंगे। इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। ना तो भारत और ना ही कोई और चांद को आपस में बांट सकता है। हालांकि इसका लंबा जवाब 1967 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की आउटर स्पेस ट्रीटी से मिलता है। शीत युद्ध के चरम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसमें खास तौर से चांद को लेकर यह कहा गया था कि कोई भी देश चांद पे हक या अधिकार नहीं जमा सकती है। इसी वजह से 50 साल पहले जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अमेरिकी झंडा लगाया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि चांद अमेरिका का हो गया। दरअसल आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरते समय मशहूर शब्द अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी इंसान का एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग, साफ साफ समझाता है कि ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी इंसानी समुदाय के लिए एक बड़ी बात थी। समझौते में यह भी कहा गया था कि चांद पर सभी राज्यों को खोज और उपयोग करने की इजाजत है, लेकिन ये सभी देशों के हितों में किया जाएगा। आसान शब्दों में चांद सभी का है और इसलिए किसी का नहीं है। 1967 में बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किया था क्योंकि तब उन्हें लगता था कि चांद के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन असल में मुमकिन ही नहीं है। लेकिन एक मिनट रुकिए। चांद में अचानक नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है। चाहे वो अमेरिका हो, नासा हो, अमेज़न के जेफ बेजोस या टेस्ला के एलन मस्क हो, चीन या रूस, सभी ने हमारे इस आसमानी पड़ोसी पर अपनी नजर गड़ा दी है। पर क्यों? वजह वही है जिसके लिए चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 पर सरकार ने 978 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पानी, ऑक्सीजन और आइसोटोप हीलियम 3 जो ईंधन के लिए काफी अहम है, वो वहां मौजूद है क्या? अगला कदम इन संसाधनों को हासिल करना होगा। चांद पर कॉलोनाइजिंग बसावट सबसे बड़े सवाल नहीं है। दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या कोई फायदे के लिए चांद के प्राकृतिक संसाधनों का मालिक हो सकता है? जाहिर सी बात है, अमेज़न हमारी ऑनलाइन शॉपिंग से मिले पैसे को अंतरिक्ष में खोज पर ऐवे तो नहीं लगा देगा। 1979 में संयुक्त राष्ट्र की मून ट्रीटी में कहा गया था कि चांद और उसके प्राकृतिक संसाधन मानव जाति की साझा विरासत है। मानव जाति की साझा विरासत? अमेरिका और सोवियत ने यह सुनते ही कहा, शुक्रिया लेकिन माफ करो भाई। उन्होंने चांद को साझा विरासत मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अब चांद पर मौजूद संसाधन को हासिल करना मुमकिन दिख रहा है। तो 2019 में हम कहां खड़े हैं? इस पर दुनिया दो तरह के विचारों में बटी हुई है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देश फाइंडर्स कीपर्स नीति में विश्वास करते हैं, यानी जिसने ढूंढा वो ही रखे। 2015 में अमेरिका ने कमर्शियल स्पेस लॉन्च कंपैटिबिलिटी एक्ट पारित किया, जो मूल रूप से अपने नागरिकों को अधिकार देता है कि वो कानूनी तौर पर उन संसाधनों को बेच सकते हैं जो उन्हें एस्टेरॉइड से मिलते हैं। जबकि रूस और ब्राजील जैसे देशों को लगता है कि चांद के संसाधन पूरी मानव जाति के लिए है। और जहां तक हम भारतीयों का सवाल है, अगर हमें ऐसी जगह माइग्रेट करना पड़े जहां विशाल गड्ढे, जहरीली धूल, साफ पानी और तापमान की कोई गारंटी नहीं हो, जहां टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक जाता हो, तो कोई बात नहीं, ये तो हमें बिल्कुल घर जैसा ही फील देगा।